Hello and welcome back. In our previous lecture, we discussed about the introductory part of this Government of India Act 1919. हमने डिस्कस किया उसका बैकग्राउंड क्या था, मॉन्टेगू एंड चेम्सफोर्ड कौन थे, उनकी पोस्ट क्या थी, कैसे आई. एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट द एक्ट, इट्स फीचर्स, इसकी बातें क्या क्या थी, फीचर्स में क्या क्या है, हम डायरकी बाइकेमरलिज्म हम सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट विद द features. First of all, let me just explain very briefly कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एक्ट के साथ ला क्या रही थी. पहली बात उन्होंने कही थी इसमें कि विद दिस एक्ट वी आर एंडिंग benevolent, it's B, benevolent despotism, and to establish responsible government, to end benevolent despotism and to establish a responsible government with Indian participation. So benevolent despotism है क्या? The word despotism basically despot, और ये शब्द आता है, डेस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह. तो ये कह रहे हैं कि हम ठीक है, आप हमें तानाशाह मानते हैं, हम हैं भी थोड़े बहुत, ठीक है, ऐसा वो मान रहे हैं, बट हम बेनेवलेंट हैं. बेनेवलेंट का मतलब ये होता है कि हम आए हैं यहाँ पे, हम तानाशाही का साथ लेकर आपको सभ्यता सिखा रहे हैं. वी आर सिविलाइजिंग यू, ऐसा ब्रिटिशर्स मानते थे और आई थिंक मानते होंगे. So they said कि we are ending this benevolent despotism, and because we had discussed in previous class that the demand was home rule movement, है ना. 1916 में home rule movement था, उसके बाद ऑगस्ट डिक्लेरेशन आता है और फिर से मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आता है 1918 में. So ये कह रहे हैं कि आप होम रूल मूवमेंट मांग रहे थे, ठीक है, हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इंडियन पार्टिसिपेशन, विद इंडियंस, हम इसका आपको वादा करते हैं. ठीक है, होम रूल तो नहीं देंगे, हम आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे, पर हम ये बेनेवलेंट, हम अपने आप जो हम तानाशाही करते हैं, हम आपको डिक्लेयर करते हैं कि हम उसको अभी इसी वक्त ख़त्म कर रहे हैं थ्रू दिस एक्ट, एंड वी आर स्टार्टिंग ऑन दिस स्टैब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इंडियंस. ओके, ऐसा वो कहते हैं. अब इसको वो कैसे लेके आते हैं, अब इसके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू वो दावा कर रहे हैं कि ऐसे आएगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. ओके, सो विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द एक्ट. जब आप मेंस में आंसर्स लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फीचर्स क्या थे, इस एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस एक्ट का सिग्निफिकेंस उस वक्त क्या था, यानी 1920s में क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है, और इस एक्ट का सिग्निफिकेंस जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस डिबेट कर रहे होते हैं, तो उसमें इसका कितना रोल था, हमने इससे क्या क्या लिया, क्या क्या सीखा. तो जब आप फीचर्स पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी क्या क्या फीचर्स थे, and you'll find so much of resemblance from this act to our Constitution of India Act 1950. Okay, so starting with the features, so first we'll discuss about first what happened. यहाँ पे demarcation of power होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही है, भाई इंडियन पार्टिसिपेशन लेंगे, तो अब इंडियन पार्टिसिपेशन वो सबको तो दे नहीं देंगे पूरी तरीके से, ये लो आप लोग सब डील करो, ऐसा तो होगा नहीं. तो डिमार्केशन करते हैं वो पहले, डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस यानी प्रांत, सेंटर. सो डिमार्केशन ऑफ पावर, अब यहाँ पावर का डिवीजन हो रहा है सेंटर एंड प्रोविंसेस में, तो चलो ये तो अच्छी बात है, बट हम यहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादा पावर तो सेंटर के पास ही है, बहुत ही थोड़ा सा प्रोविंसेस को दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे. यहाँ क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रोविंसेस को देंगे, पावर अपने पास ही रखेंगे. इन एसेंस कहने को तो वो देंगे थोड़ा बहुत पावर, बट द होल एसेंस इज विद सेंटर ओनली. सो डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड प्रोविंसेस, सॉरी.
सो यहाँ पे होता क्या है, अब ये लेके आते हैं लेजिस्लेचर में, सबसे पहला बदलाव आता है किसमें, लेजिस्लेचर में। यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करते हैं बाइकेमरलिज्म, इस वर्ड से आप अवगत होंगे ही, बाइकेमरलिज्म। सो दे ब्रिंग बाइकेमरल लेजिस्लेचर, ये यहीं से, ये पहली बार यहाँ से ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, 1919 एक्ट से बाइकेमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब बाइकेमरल है क्या, बाइकेमरलिज्म भी कहते हैं, ओके। तो इसका मतलब बेसिकली ये है, मैं आपको बताती हूँ, there are two houses, there will be two houses, and any law which is coming into existence will go through the two houses. The debate, the discussion, the voting, everything will go through the two houses, and then only that law will come into existence. तो bicameral legislature का मतलब यही है, इसमें क्या है, two houses हैं, two houses, दो सदन हैं। पहला है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको अपर हाउस भी कहेंगे। ये सब आज की लोकसभा राज्यसभा के प्रीकर्सर हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर हाउस, and the other one is legislature assembly. This is lower house. So वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आज की लोकसभा राज्यसभा का प्रीकर्सर है। हालांकि आप ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे जब आप मेंस में लिखेंगे, क्योंकि इनके ऑफिशियल नेम यही थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये एक और फैक्ट ऐड कर देंगे तो आपके आंसर की खूबसूरती ही बढ़ेगी। सो टेन्योर इज 5 years for Council of States, and here the tenure is 3 years. Okay. So Council of States, Legislative Assembly, bicameralism, bicameral का मतलब होता है दो सदनों का आना, Council of States है, एक Legislative Assembly है, इसको upper house, lower house से समझते हैं। tenure है Council of State का 5 साल, इसका है 3 साल। एक और फैक्ट, छोटा सा फैक्ट है, वो ये है कि इसमें Council of States में there will be only male members. You can remove this fact, but just for your information, this is the thing. Okay, so there were certain women, some important women, but इतना कुछ महिलाओं का इतना रोल था नहीं उस वक्त। जो थी उनका काफ़ी बड़ा रोल था, बट वो इतनी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन में एक सिग्निफिकेंट रोल नहीं दे पाए। और बाइकेमरलिज्म हमने डिस्कस कर लिया। Now we'll move towards the second point, और वो हम डिस्कस करेंगे डाया की, है ना। बाइकेमरलिज्म से आई होप आप समझ गए क्या मतलब है इसका। दो सदन होंगे, जो भी लॉ बनेगा, जो बिल आएगा वो दोनों सदनों से जाएगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, सब दोनों सदनों से गुजरने के बाद ही वो लॉ बनेगा, ठीक है। अब दूसरा फीचर है डाया की, वेरी फेमस वर्ड है ना, एग्जामिनर्स का काफ़ी फेवरेट वर्ड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इस वर्ड को बहुत देखते हैं। डायाकी क्या था, कहाँ पे था? डायाकी, एक तो इसकी स्पेलिंग ये है DY, और एक स्पेलिंग DIA होगी, दोनों सही होगी। डायाकी, अब डायाकी आती कहाँ है? बाइकेमरलिज्म सेंटर में था, डायाकी लाएंगे वो प्रोविंसेस में, प्रांतों में डायाकी लाएंगे, है ना। ये बात हम याद रखेंगे। बाइकेमरलिज्म एट द सेंटर, डायाकी एट प्रोविंसेस। डायाकी का मतलब क्या है? दो वर्ड्स को डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब हुआ टू independent authority. Independent authorities will govern, ठीक है। Two independent authorities will govern. So डायकी का जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। अब एट प्रोविंसेस इसका क्या मतलब है और किस प्रकार की डायकी ला रहे हैं समझते हैं।
एट प्रोविंसेस मतलब यहाँ पे करते हैं वो सब्जेक्ट्स का डिवीजन। कैसा सब्जेक्ट्स? जैसे हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, तो कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, किस लिस्ट में जाएगी, ये होता है सब्जेक्ट का डिवीजन। डायरार्की का यहाँ पे मतलब वही है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, subjects between, not between, but into two. First is transfer list, second is reserved list. So दो लिस्ट में सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो जाता है, ट्रांसफर लिस्ट, रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर लिस्ट क्या है? इसमें ऐसे टॉपिक्स होंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो गवर्नेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसमें क्या है कि उसमें अथॉरिटी आपको एक एसेंस ऑफ पावर नहीं मिलेगा। और रिजर्व लिस्ट में सारे कोर सब्जेक्ट्स हैं जहां आपको अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलता है। अब जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं ये। ट्रांसफर लिस्ट में सब्जेक्ट्स कैसे आते हैं? हेल्थ, अब हेल्थ है तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, और इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, है ना, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे ऐसे ही एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स होते हैं ट्रांसफर लिस्ट में। लेस इंपॉर्टेंट बट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड रिजर्व लिस्ट में टॉपिक्स होते हैं फाइनेंस, है ना, जब तक फाइनेंस पैसा नहीं मिलेगा तो हेल्थ के लिए आप क्या करोगे, है ना, लॉ एंड ऑर्डर, सो ये सारी जो चीजें हैं ये रिजर्व लिस्ट में है। अब दोनों में अंतर क्या है? ट्रांसफर लिस्ट को डील करेंगे मिनिस्टर्स, अब यहाँ इलेक्शन भी तो होंगे, मिनिस्टर्स, अब मिनिस्टर्स हैं क्योंकि ये इलेक्टेड हैं, दीज मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड, है ना, ये मिनिस्टर्स इलेक्टेड हैं, तो इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टोरेट, इलेक्टेड मिनिस्टर्स आर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टोरेट। अब इनको जवाबदेही देनी है भाई कि आपने हमें चुना है तो हमें ये सारी सर्विसेज आपको देनी है, तो रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्टोरेट। और इसमें जो टॉपिक्स हैं इसको डील करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स कौन? गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स। ओके, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, गवर्नर कौन था? प्रांतों का जो पॉलिटिकल हेड है वो गवर्नर है, तो और उसके साथ होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, उसकी एक टीम होती है जिसमें ये लोग होते हैं, तो दे विल बी डीलिंग विद दीज इश्यूज एंड दे आर, since they are not elected so they are not responsible to electorate। तो इनके पास क्या है? responsibility नहीं है, not responsible because they are not elected, so they are not responsible। they are elected members, they are responsible to electorate। okay, यहाँ पे वॉइस रॉय का फुल कंट्रोल है इस चीज में। रिजर्व लिस्ट में वॉइस रॉय हैज फुल कंट्रोल। अब यहां आप समझ रहे होंगे, यहां पे उन्होंने क्या कहा था? टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद इंडियंस। यहाँ पे आ गया, दे दी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर लिस्ट के थ्रू। अब लाइए आप जो आप वादा कर रहे थे, हेल्थ, एजुकेशन सब सही करिए, लेकिन फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर जैसे इश्यूज, मेन चीज़ें तो हमारे अंडर हैं, तो हम आपको जितना फाइनेंस देंगे, एजुकेशन के लिए जितना आपको फंड देंगे, आप उसके अंदर ही आप करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। इसी वजह से अगस्त 1918 में हमने डिस्कस किया था स्पेशल सेशन में, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दी गई थी, क्यों? इन्हीं बातों से रिजेक्ट कर दी गई थी। बट एनीवे, सो they were responsible to electorate, they were not responsible to electorate। डायरार्की का मतलब हमने समझा, two independent authorities will govern, where at provinces। How? Division of subjects, transfer list, reserve list, here ministers are elected, there they are not, they are executive councillors, nominated people, they are not responsible to electorate, and viceroy has full control over it। So we discussed about the diarchy।
आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो डायाकी से क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मेंस में कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें इससे अंतर क्या आया था, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की उन्होंने बात करी थी, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, was it really important according to our demand for home rule. अब आपको उसमें आंसर देना है कि क्या था, इसके फीचर्स क्या थे, क्या ये वाकई में वो पावर दे रहा था. You will figure it out. So let's start with the third feature, which is expanding electorate. अभी इलेक्शन का कॉन्सेप्ट तो आ चुका है ना, इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका है, बट वो कैसा कॉन्सेप्ट है, आज हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में एवरीवन अबव 18 इज एलिजिबल टू वोट. बट उस वक्त जो इलेक्टोरेट था, उस वक्त जो राइट टू वोट था वो सबको अवेलेबल नहीं था. राइट टू वोट वाज अवेलेबल टू पीपल हु हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, ओके, एंड दे पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. ऐसे लोगों को वोटिंग का अधिकार था. तो यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या हो करते हैं, वो एक न्यू इंट्रोडक्शन होता है, वो है राइट टू वोट. किसको, विमेन. अब इसका मतलब क्या है कि विमेन को, सारी औरतों को अधिकार हो गया कि आप वोट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें होता ये है कि ब्रिटिश सरकार प्रोविंसेस को कहती है, उनको एक सजेशन देती है कि यू कैन डिटरमाइन कि कौन सी औरतें आपके प्रांत में से कौन सी औरतें वोट दे सकती हैं और कौन सी नहीं दे सकती हैं. अब कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? ऐसे ही नहीं होता वो कि अपने मन से आपको लगा कि इनको दे दें, इनको नहीं दें, ऐसे नहीं. उनका एक क्राइटेरिया था और बड़ा ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया था. वो क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट, इनकम. सेकेंड, प्रॉपर्टी. थर्ड, एजुकेशन. फोर्थ, tax, certain amount of tax to British government. ठीक है, ये सारे क्राइटेरिया थे. ये पूरे होते हैं तो उन औरतों को वोटिंग का अधिकार है. ठीक है, तो इसका मतलब सारी औरतें बाहर ही हो गई लगभग. सो नेक्स्ट फीचर इज communal representation, जो कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स से इंट्रोड्यूस हुआ था और 1919 में बिल्कुल अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका होता है. 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, let me write it. So now fourth point is separate electorates. सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे. कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी एक्सपैंड कर दिया जाता है. एक्सपैंडेड टू इंक्लूड सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, आपको पता ही होगा, बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू. इन 1909 थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, they introduced what? separate electorate. इस एक्ट के थ्रू 1909 में
इस एक्ट के थ्रू दे इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ होता है छोटे तौर पे, छोटे पर काफी गंभीर तौर पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, किसको? मुस्लिम्स, तुष्टीकरण की राजनीति, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन किसका? मुस्लिम्स का। सो 1909 में ये सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जाता है। उनकी डिमांड होती कि भाई हम माइनॉरिटी में हैं तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट में होता ये है, फॉर एग्जाम्पल साइमुल्ला और ढाका, ढाका और अब DACA ढाका, ढाका भी लिखा जाता है उसको, साइमुल्ला और ढाका, तो वो वहाँ से खड़े हो रहे हैं ढाका से, ठीक है। ही इज़ मुस्लिम, मुस्लिम लीग के को फाउंडर भी हैं ये, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट को फाउंडर। सो साइमुल्ला ऑफ ढाका कैंडिडेट हैं ढाका से, ओके। सो ओनली मुस्लिम्स विल बी एबल टू वोट हिम, केवल मुस्लिम वोट करेंगे उनको, ओके। सो दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 मौर्य मिंटो रिफॉर्म से, और अब इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। अब 1909 और 1919 में 10 साल का अंतर है। सो इस 10 साल में बाकी जो माइनॉरिटीज थी उनकी भी डिमांड थी कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए इस तरीके का। तो सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है, वो बिल्कुल मैच्योरिटी पे पहुंच गया है। अब आप देखेंगे कि जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1920s के बाद जो है, 1920s से ही जो कम्युनलिज्म है काफ़ी तेज़ी से डेवलप करता है, ओके। So we discussed about this topic, separate electorate. Now moving on to next feature, important feature. We are only discussing important features, and in a way that you will be able to write in your answer, means answers quickly, and you will be able to memorize it easily. We are not complicating it. So now next point is, I think it was 5th point, yeah. So next point is allocation of seats. अब जो provinces में जो elections हैं, जो provinces में elections होने हैं और elections के लिए जो seats allocation होती है, तो आज की डेट में हम क्या देखते हैं, सीट एलोकेशन कैसे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, राइट, कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से सीट्स दी जाएंगी। यहाँ पे ये क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स, allocation of seats is on the basis of population. No, they are not so simple, people. On the basis of importance of provinces. Yes, on the basis of importance of provinces. कौन सा province, कौन सा प्रांत अंग्रेजों की मन मर्जी के मुताबिक चलेगा, मन मर्जी के मुताबिक चलना तो गलत शब्द हुआ, बट हाँ ये कह सकते हैं कौन सा प्रांत उनके जो उद्देश्य हैं उसको ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटेट करता है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो सीट्स देते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे कैसे। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, पंजाब में मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उनकी, पंजाब हैड मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो इनको सीट्स ज़्यादा मिली। समझ रहे हैं आप स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज बॉम्बे, बॉम्बे उनका कमर्शियल स्ट्रेंथ था तो उसको ज़्यादा सीट्स मिली, कमर्शियल स्ट्रेंथ था तो इस वजह से। और ऐसे ही आगे भी और भी प्रांत थे, इससे अकॉर्डिंग ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि पंजाब और बॉम्बे, पंजाब में मिलिट्री स्ट्रेंथ थी इसलिए इनको ज़्यादा सीट्स मिली, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे जाएंगे तो कहाँ, फिर वो ईस्टर्न साइड्स के प्रोविंसेस होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, पंजाब एंड बॉम्बे की ज़्यादा सीट्स मिली, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं, यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, not on the basis of population. अच्छा, इसको बताने का, इन फीचर्स को बताने का, इनको लिखने का, जब आप आंसर्स में लिखेंगे तो जब आप एनालिसिस करते हैं आखिरी 1-2 लाइन में,
तो आप ये बताते हैं कि ये जो भी फीचर्स है ना, इफ़ यू सी द क्रक्स ऑफ इट, आप जब इसकी देखेंगे कि इसका बेसिकली सार क्या है, इसका सार ये है कि कैसे सारे इन फीचर्स के थ्रू जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है उसके पास पावर रिटेन रहे, पावर उसके पास पूरी रहे, बट उन्होंने शुरू में क्या कहा था, वी आर एंडिंग दिस बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म। सो उस बेनोवलेंट डेस्पोटिज्म को ख़त्म करना है, बट हम ये भी दिखा रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे रहे हैं, बट जो भी फीचर्स हैं आप देख रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से उन्हीं को फ़ायदा दे रहे हैं, राइट। सो ये इसका जो है अंदर की बात है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ओके, इसी वजह से आप समझ रहे होंगे क्यों आईएनसी में इसको रिजेक्ट किया गया। फिर इसके बाद अपना शुरू होता है खिलाफत मूवमेंट, वो हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि वी आर कवरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपके सिलेबस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935 है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, सो बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, इसलिए हम ये कवर कर रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे बाकी सारी बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे सेटअप किया जाता है क्या, जिसके एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, सेटअप, पर यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है सेटअप, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब 1935 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फेडरल एंड स्टेट भी डेवलप होगा, बट कीप रिमेंबर कि 1919 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया जाता है। इसके थ्रू क्या होगा, साइमल्टेनियस मतलब साथ में एग्जाम कहाँ होंगे, इंडिया में भी एग्जाम होंगे, साइमल्टेनियस एग्जाम्स ऑफ पीएससी इन इंडिया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, एक मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को लेकर एक कंटेंशन था कि भाई आपकी सैलरी जो है हम क्यों दे रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर क्यों दे रही है, आपकी सैलरी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से आनी चाहिए, क्राउन से आनी चाहिए। तो उस मुद्दे को यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है। सो नाउ सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट will be given from British Exchequer। ठीक है, एक और मुद्दा इसमें सॉल्व हो गया, कुछ तो शुरुआत हुई अच्छी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि अब से प्रोविंशियल एंड सेंट्रल budget will be separated, so ये भी एक important point है इसका। So overall we discussed 8 points and सारे points जो important points थे मैंने आपको डिटेल में बता दिया, और आई होप इसके पहले वाली जो इम्पॉर्टेंट है डायरार्की, बाइकेमरलिज्म आपको समझ में आ गई होंगी। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट completes here, and in next lecture we'll be talking about Government of India Act 1935. Thank you for listening, and please share as much as you can. Thank you so much.